Hello student, welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar and today I am going to explain you some rules about the English grammar. तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सिंटेक्स पार्ट 6 पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताऊँगा और ये बताऊँगा कि इनका यूज़ करते हुए करेक्टली आप किस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश को और किस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी तरह के चमत्कार के इंतज़ार में हैं तो वो चमत्कार तब हो सकता है जब आप किसी काम में लगे रहोगे। कहने का मतलब है कि आप अपना काम करते रहेंगे तभी चमत्कार होते हैं। चमत्कार होते नहीं हैं, एक्चुअली उनको किए जाते हैं और वो करने के लिए आपको तैयार होना होगा। अगर आपको किसी भी इंग्लिश टीचर या कोई भी आपसे ये बोलता है कि मैं आपको इतने दिन में उतने दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सीखना नहीं चाहेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये मेरी पंच लाइन है और मैं हर बार यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्शन की तरफ जाता है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में रस्सी पे चलने वाला व्यक्ति चल सकता है, क्या आप उसको देख के चल सकते हो? नहीं। आपको देखने में वो बहुत इजी लगता है लेकिन आप चल नहीं सकते क्योंकि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है और आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसने वहाँ पर चलने के लिए, यानी कि रस्सी पर चलने के लिए उसने कितने प्रयास किए होंगे, कितनी प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए टाइम नहीं गंवाते हैं और हम शुरू करते हैं कि ग्रामर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप करेक्टली इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हो तो आपको अपनी कई सारी एग्जामिनेशंस के हिसाब से भी ये सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सही करके आए, लेकिन एक्चुअली में वो गलत हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ों की जानकारी हमें नहीं होती है। तो कलेक्ट ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस अबाउट इंग्लिश एंड इट्स ग्रामर एंड देन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। रूल नंबर फर्स्ट पर हम चलते हैं। यहाँ पर जो रूल नंबर फर्स्ट है वो है कि ईच, एवरी एंड नो। अगर ऐसा कोई भी वर्ड है, ईच है, एवरी है या नो है और इसके बाद आपकी वर्ब आती है तो वो क्या आएगी? यदि किसी वाक्य में, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले के रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। यदि किसी वाक्य में सिंगुलर नाउन्स को, नाउन्स यानी कि एक से ज़्यादा नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से किसी एक के भी पहले यदि ईच, एवरी या नो आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का मतलब है कि वर्ब वो आएगी जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। एग्जाम्पल है जैसे ईच मैन एंड ईच वुमेन इज ऑफ द सेम व्यू ऑन दिस। तो यहाँ पर ईच मैन एंड ईच वुमेन दोनों ही सिंगुलर को डिफाइन कर रहे, इसलिए ईच के बाद यानी कि वुमेन के बाद ईच लगाया। उसके बाद है एवरी, टॉम, डिक एंड हैरी, 3 लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन एवरी की बात कर रहे हैं। स्टडीज, स्टडी नहीं लगाया, स्टडीज शेक्सपियर दीज डेज। थर्ड एग्जाम्पल है नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम यस्टरडे। तो सिंपल सी बात है कि हर एक नाउन जो कि सिंगुलर है उसके पहले ईच या तो एवरी या तो नो लग रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है और इसी तरह के सेंटेंसेस आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होता है और टोटली कन्फ्यूज़न रहता है और आप सही आंसर नहीं कर पाते हो, तुक्का लगाने की कोशिश करते हो। आजकल यूट्यूब पे ये भी बहुत चल रहा है कि तुक्का, करेक्ट तुक्का कैसे लगाए, सही तुक्का कैसे लगाए। क्या आपको यकीन होता है कि तुक्के से कुछ हो सकता है? हो भी सकता है अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत है तो, लेकिन किस्मत तो उन लोगों के साथ होती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत आपके साथ। तुक्का लगाने के लिए कम से कम कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बिना आइडिया के तुक्का नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए तुक्का वाली जो चीज़ें हैं वो सब झूठी है, फ्रॉड है। ठीक है, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा आप कड़ी मेहनत करिए। कड़ी मेहनत के बल पर जो हासिल किया जाता है वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ईच, एवरी, नो, अगर ये तीनों में से कोई एक वर्ड है किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले और उनको एंड के साथ अगर जोड़ा गया है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आने वाली है। इसके बाद
कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सम सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नीचे कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं उन वर्ड्स से जुड़े होते हैं, एज वेल एज, या, एंड नॉट, या विथ, या अलोंग विथ, या टुगेदर विथ, या इन एडिशन टू, इसके अलावा लाइक, नो लेस देन, रेदर देन, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग। कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस में, वो ये जो वर्ड्स है इन वर्ड्स के साथ वो जुड़े रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इन वर्ड्स के साथ उसके सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम किस तरह की वर्ब का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यदि इस तरह का कोई भी वाक्य आता है जिसमें सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें दो हो सकते हैं, लेकिन एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, एक मेन सब्जेक्ट होता है। तो हमेशा वर्ब का यूज़ जो है वो सपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना लगते हुए जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ लगता है। जैसे ए रॉबर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड, यानी कि एक चोर जो है वो अपने सभी साथियों के साथ अरेस्ट कर लिया गया। तो सभी साथियों को भी अरेस्ट किया है और रॉबर को भी किया गया है, लेकिन विथ ऑल लग रहा है, विथ लग रहा है, ऑल हिज फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन ए रॉबर आपका मेन सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से ही वॉज लगाया गया। इसके बाद शी नो लेस देन यू इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि तुम से किसी भी तरह से वो कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर शी जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट है और इसी के लिए इज़ लगाया है, ना कि यू के लिए लगाया है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी, चाहे आपकी वर्ब उस सपोर्टिंग सब्जेक्ट के बाद आ रही है जो कि प्लूरल है, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें नॉट ओनली डैश 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 बट होता है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, यानी कि ये भी एक कंजक्शन है, कनेक्टर है, तो दो नाउन को ये जोड़ता है। ऐसे वाक्यों में बट के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट आएगा और फिर बट आएगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा। तो जो बट के बाद सब्जेक्ट आता है, जो भी नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल का यूज़ करना है। जैसे बहुत ही क्लियर और सिंपल सेंटेंस है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल कंट्रीज, क्या बोला है, ऑल कंट्रीज प्लूरल है, आर इन ट्रबल। तो कंट्रीज है इसलिए क्या लगाया, आर लगाया, और अगर कंट्री होता तो क्या हो जाता, इज लगता। यानी कि बट के बाद प्लूरल आ रहा है लेकिन बट से पहले इंडिया सिंगुलर आ रहा है, तो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हमने आर यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आप इन चीज़ों को, इन रूल्स को बिल्कुल एक तरह से मतलब माइंड में बिठा लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आप लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। नोट्स हम दूसरों के लिए नहीं बनाते, नोट्स हम खुद के लिए बनाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट उनको इतना सजा संवार लेते हैं कि खुद को भी समझ नहीं पड़ता है बाद में पढ़ने के बाद कि उनने क्या लिखा है। तो नोट्स हम खुद के लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए नहीं बनाते। तो खुद को समझ में आना चाहिए, ऐसे नोट्स होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखे हुए होना चाहिए। अगला है नथिंग बट और उसके बाद नाउन। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा आता है नथिंग, उसके बाद बट और उसके बाद अगर नाउन आए गई तो किस तरह की वर्ब का यूज़ होगा। इस प्रकार के वाक्यों में नथिंग बट के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो नथिंग बट आने के बाद चाहे नाउन सिंगुलर आए चाहे नाउन प्लूरल आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सही होगा, आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल है नथिंग बट वाटर इज सीन, कुछ नहीं दिख रहा बट पानी दिख रहा है। नथिंग बट ट्रीज इज सीन, तो पहले वाले में वाटर सिंगुलर है तो इज लगाया, लेकिन दूसरे वाले में ट्रीज जो है वो प्लूरल है लेकिन फिर भी सिंगुलर लगाया। तो यहाँ पर नथिंग हम एक्चुअली में यहाँ पर इज और इज जो लगा रहे हैं वो नथिंग के लिए लगा रहे हैं, ना कि हम वाटर या ट्रीज के लिए लगा रहे हैं। तो हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, नथिंग है, तो उस नथिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि नथिंग बट आए और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आए, चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, नाउन आए या प्रोनाउन आए, बट आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ यहाँ पर करना होता है। इसके बाद
कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें देन लगा रहता है एंड उसके बाद जो है वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो देन के बाद जब भी वर्ब आना है तो हम किस तरह से करेंगे। कुछ वाक्यों में देन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है परंतु सब्जेक्ट उसमें छुपा हुआ रहता है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ रहता है। इस प्रकार के वाक्यों में देन के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनमें देन तो आता है लेकिन देन के साथ साथ उस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ रहता है, और अगर वो सब्जेक्ट छुपा हुआ जो सब्जेक्ट है यदि वो सब्जेक्ट दे या दोज है, यानी कि दे या दोज छिपा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आपको प्लूरल का यूज़ करना है वर्ब का। परंतु यदि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे यदि उसमें इट छुपा हुआ है। तो एग्जाम्पल को देख लें, समझ में आ जाएगा। देयर वर मोर क्राइम्स देन वॉज रिपोर्टेड। तो यहाँ पर देयर वर, तो यहाँ पर देयर और वर लगा है, तो ये वर लगा है क्राइम्स के लिए। तो देयर वर मोर क्राइम्स, तो यहाँ पर तो देयर वर मोर क्राइम्स। अब देन इट वॉज रिपोर्टेड, इट वॉज रिपोर्टेड ऐसा आएगा। तो यहाँ पर देन अगर नहीं होता या देन को लगाकर जो किया गया है तो वो देन के बाद वर्ब आ रही है वॉज, तो ये किसके लिए आ रही है, इट के लिए आ रही है। दूसरा है देयर वर मोर वॉलंटियर्स देन वर नीडेड। जितने लोगों की वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहले तो वॉलंटियर्स के लिए वर लगा है देयर वर मोर वॉलंटियर्स, तो वॉलंटियर्स जो है उसके लिए वर लगा है पहला। देन के बाद जो वर्ब लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, वॉलंटियर्स यानी कि प्लूरल सेंस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देन के बाद वर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये दो ऐसे सेंटेंसेस हमने ऐड कर दिए देन लगाकर जिसमें सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है देन के बाद वाले में, और पहले वाले में देन के बाद वॉज लगाया है तो वो सिंगुलर के लिए, इट के लिए यानी कि, और दूसरे वाले में वर लगाया है तो वो देन के बाद लगाया है और इसलिए लगाया है क्योंकि वो प्लूरल सेंस में हम निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और रूल्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जिनको कि हमने आज तक ध्यान ही नहीं दिया है कभी क्लास में, और ना ही कभी किसी टीचर ने पढ़ाने की जहमत उठाई है या किसी ने बहुत ही क्लियर हमें पढ़ाया है। तो इस वजह से हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, और स्पेशली अगर हम एमपी के स्टूडेंट्स की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर जो देखा गया है वो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कमज़ोर, वीक होते हैं और इंग्लिश की ही डिमांड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आई वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, बट स्लोली एज आई मेड प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस, आज मैं इंग्लिश में ठीक ठाक हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से आए, कौन से मीडियम से आए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। सो मेक प्रैक्टिस एंड make yourself competent and learn more, earn more. That is the only sentence I want to suggest you, कि ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा अर्न करिए, ज्ञान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन भी मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।